नमस्कार दोस्तों, एफएमएस चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सेक्टर की जो भविष्य में बहुत ज़्यादा अग्रसर, कारगर और ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहेगा। फ्यूचर के हिसाब से हम बात कर रहे हैं और फ्यूचर में ये सेक्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह से सरकार एनडीए की स्थापित हुई है और आगे भविष्य में आने वाली सरकार का ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहेगा इस सेक्टर पे, वो है डिफेंस सेक्टर। आप सभी ने देखा है कि जैसे सरकार स्थापित हुई, तो जो-जो मंत्री थे, जो-जो वरिष्ठ मंत्री थे, उनका जो-जो मंत्रालय था, उनमें से बहुत सारे लोग को उनका वही मंत्रालय दिया गया है। उसमें से एक है राजनाथ सिंह जी का डिफेंस मिनिस्ट्री। अभी डिफेंस मिनिस्ट्री काफ़ी बड़ी मिनिस्ट्री है, काफ़ी बड़ा सेक्टर है और भारत का हमेशा यही सपना रहा है कि आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर भारत होने के लिए राजनाथ सिंह जी ने बहुत मेहनत की है। पिछले 5 सालों में डिफेंस सेक्टर को बहुत बड़ी ऊँचाई पे लेके गए हैं। अब इस ऊँचाई पे लेते जाते समय उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान लगाया है, बहुत ज़्यादा स्टडी किया है और इन सब बातों की वजह से आज डिफेंस सेक्टर काफ़ी ऊँचाई पे है। अभी-अभी राजनाथ सिंह जी का ऑफ़िशियली स्टेटमेंट हमें मिला है, जिसमें उन्होंने क्लियरली ये इंडिकेट किया है कि आगे भविष्य में भी आत्मनिर्भर का ही नारा रहेगा और ये जो देखा जा रहा है, ये आगे चल के और भी ज़्यादा बढ़ेगा। हमें हर एक चीज़ में आत्मनिर्भर रहना है। जैसे कि आप सभी जानते हो बीच में रशिया एंड यूक्रेन का युद्ध हुआ। अभी इस युद्ध में क्या हुआ था कि यूक्रेन अमेरिका को मदद माँग रहा था बट अमेरिका बीच में नहीं आ सकता था, उन्होंने न्यूट्रल अपना पक्ष बना लिया। मतलब इसका ये है कि कभी-कभी ऐसी सिचुएशन वॉर में आ जाती है कि हमारे दोस्त सहयोगी जो होते हैं, जैसे अमेरिका, रशिया, ये हमारे दोस्त हैं मगर हमें सबको पता है कि चाइना हमारा कॉम्पिटिटर बहुत बड़ा दुश्मन है। हम उसको डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली दुश्मन कह सकते हैं। तो हम अगर भविष्य में कोई भी चीज़ का अगर उनके साथ में युद्ध करना चाहे तो कोई भी कंट्री हमारे बीच में नहीं आएगी, तो हम किसी भी थर्ड पार्टी पे भरोसा नहीं कर सकते। भले चाहे वो इज़राइल क्यों ना हो, कोई भी कंट्री यहाँ पे डायरेक्टली, इनडायरेक्टली हमें उस समय मदद नहीं करेगी, सभी की सभी न्यूट्रल स्टैंड ले लेंगी। इसलिए हमें स्वदेशी का ही नारा अपनाना है और हर चीज़ में, डिफेंस में, टेक्नोलॉजी में हमें अपना आत्मनिर्भर रहना है। इसके लिए राजनाथ सिंह जी ने बहुत बड़ा कड़ा अपना एक रुख बना के रखा हुआ है। अगर आप 2023-24 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगी, तो हमारा कंट्री जो है बहुत अग्रेसर लेवल पे मतलब कि डिफेंस सेक्टर में 23% से ग्रोथ कर चुका है 23-24 में। इसका मतलब आप समझ सकते हैं अब तक का ये रिकॉर्ड है, ये अमाउंट लगभग जाती है 21,000 करोड़। डिफेंस एक्सपोर्ट में अभी इंडिया बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली काम कर रहा है, ये ऑफिशियली स्टेटमेंट है राजनाथ सिंह जी का और 2024 की और 25 की हम बात नहीं करेंगे, अगले 5 साल की बात करेंगे तो राजनाथ सिंह जी ने यहाँ पे टारगेट रखा है 50,000 करोड़। अगर 50,000 करोड़ का टारगेट मतलब 21,000 से सीधा डबल से भी ज़्यादा के अमाउंट का यहाँ पे एक्सपेक्टेशन हम डिफेंस सेक्टर से एक्सपोर्ट का कर रहे हैं। अभी आप सोच सकते हैं कि खत्म 2028-29 खत्म होने से पहले उनको 50,000 करोड़ का टारगेट एक्सपोर्ट में लाना है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ये बहुत बड़ा नंबर है, मगर मुझे उम्मीद है कि ये डेफिनेटली हम पार करते हुए देखेंगे। ओवरऑल कंक्लूजन अगर आप देखेंगे तो स्वदेशी चीज़ों का हमें एक्सपोर्ट करना है, स्वदेशी चीज़ों को अपनाना है और ऑब्वियसली इन सब चीज़ों की वजह से इन शेयर्स पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा जो है डिफेंस के सेक्टर्स में। अभी इनमें 2 चीज़ें होती है, पहली चीज़ होती है प्राइवेट सेक्टर और दूसरा होता है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट्स की जो सेक्टर वाली कंपनियां हैं और प्राइवेट में जो है प्राइवेट वाली सेक्टर्स की कंपनियां। पब्लिक सेक्टर में जो कंपनियां हैं वो ज़्यादा यहाँ पे डिमांडेड या फिर उनको ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं और प्राइवेट वाले कंपनियों को यहाँ पे कम कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, हमेशा ऐसा देखा गया है और उसके वजह से सरकार को काफ़ी बार कंप्लेंट भी गई है प्राइवेट सेक्टर से। मगर ठीक है, देखेंगे वो आगे क्या उसमें बदलाव होता है। अभी फिलहाल तो गवर्नमेंट ने ये एक कॉमन रूल रखा हुआ है कि 45% तक डिफेंस के जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो गवर्नमेंट के ही कंपनीज को मिलेंगे और उसके आगे की जो भी होंगे वो प्राइवेट सेक्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा देने की गवर्नमेंट कोशिश करेगी। अभी ये इन प्रॉब्लम्स की वजह से प्राइवेट सेक्टर की जो भी कंपनीज है उनका यहाँ पे काफ़ी तगड़ा इफेक्ट नहीं मिलता है, मगर गवर्नमेंट की कंपनियों में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट तेज़ी यहाँ पे हमको मिलती है। अगर उदाहरण के तौर पे हम देखना चाहें, आप स्टडी कर सकते हैं इन सब कंपनियों को और भविष्य के लिए आप इन सब कंपनियों में अपना निवेश कर सकते हैं। मैं आपको फिर से एक बार डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये सब स्टडी जो है सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आप आपके एडवाइज़र से एडवाइस लें और उसके बाद अगर इन्वेस्ट करें तो और अच्छा रहेगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, डिफेंस सेक्टर्स में हवाई जहाज, फाइटर जेट, तेजस फाइटर्स, ये सब जो है भारत की कंपनियां अभी बना रही है और इन सब कंपनियों में सबसे नाम आगे आता है वो है एचएएल। एचएएल बहुत ही बढ़िया शानदार काम कर रही है और अगर आप देखेंगे आगे चल के और भी ज़्यादा फाइटर जेट्स एचएएल बनाते हुए हमें देखी जा सकती है। जैसे आप देख रहे थे दोपहर के समय में जनक सिंह जी ने जैसे अपना बयान दिया, ये स्टॉक भागते हुए
बहुत अच्छी ऊँचाई पे चला गया था। अभी अगले 5 सालों में इनको डिफेंस स्टॉक्स अगर डबल करने हैं या फिर डिफेंस का एक्सपोर्ट बढ़ाना है, तो इनको बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स की डिमांड यहाँ पे पैदा करनी पड़ेगी। इसी इसकी जैसी और भी कंपनियाँ हैं, जैसे कि आप बीडीएल का नाम देख सकते हो, रॉकेट बनाने वाली कंपनी, बीईएल देख सकते हो, बीईएल इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करती है, और मिसाइल से रिलेटेड कंपनियाँ, जो मिसाइल आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में भी ज़रूरत पड़ती है, उन सब कंपनी पे आप ध्यान रख सकते हो। बीएल इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, बीएल शिप्स में और अदर्स एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के लिए काम करती है। माज़गाओ डॉक शिप्स बनाने का काम करती है। शिप रिलेटेड और भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं, जैसे कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, कोचिंग शिपयार्ड जो है बहुत ही अच्छी एग्रेसिव कंपनी है। साल दर साल अगर आप इनका रिकॉर्ड देखेंगे बहुत अच्छा है। एयरक्राफ्ट कैरियर में ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है, और आगे चल के हमें और भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर वाली कोचिंग शिपयार्ड शिप्स बनाते हुए दिखेंगी। प्राइवेट सेक्टर्स की अगर आप बात करेंगे तो बहुत सारे नाम आगे आते हैं। हेलमेट, आर्मी के और भी इस्तेमाल करने वाले जो भी साधन है वो मिथानी कंपनी बनाती है, और उसके अलावा भी बहुत सारी प्राइवेट कंपनी है, जैसे डेटा पैटर्न्स, आर्मी परफॉर्मर्स अच्छा परफॉर्म कर रही है। उसके बाद एमटा टेक्नोलॉजीज़ जो स्पेस एरोस्मिथ पे काम करती है, प्लस न्यूक्लियर पावर पे काम करती है। और इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं, जैसे सोलार इंडस्ट्रीज़, ये भी कमाल की कंपनी है। अगर हेवी व्हीकल्स के बारे में बात करेंगे तो भारत फ़ौज बहुत ही अच्छी कंपनी है, जो हेवी व्हीकल्स सप्लाई करती है पूरे आर्मी फ़ोर्स को। साथ ही साथ पारस डिफेंस स्पेस टेक्नोलॉजी। अभी इन सब बातों का यही एक मतलब निकलता है कि आगे चल के भविष्य में ये सेक्टर बहुत ज़्यादा धमाल मचाने वाला है। अभी कॉन्ट्रैक्ट्स अगर देखेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट कंपनीज़ को ही दिए जाते हैं, मगर हो सकता है प्राइवेट सेक्टर्स को भी मिले, और आगे चल के ये हो सकता है चेंज भी हो, बदलाव होना ज़रूरी है। मगर बातों में अभी ट्विस्ट बाकी है दोस्तों, हो सकता है आगे चल के और कोई बदलाव भी आए। जैसे कि आप जानते हैं बीजेपी के पास 240 सीटें हैं, और ये आगे चल के एक बड़ा दिक्कत भी हो सकता है इस सेक्टर के लिए। तो भविष्य में अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है, अगर इनका बहुमत गायब हो जाता है या फिर छीना जाता है, या कुछ गड़बड़ी की वजह से ये टूट जाता है, तो इन कंपनी में कुछ ऊपर-नीचे हमको देखने को मिल सकता है। तो हमें इसमें थोड़ा-सा संभल के भी चलना चाहिए, और इस रिस्क फैक्टर को ध्यान रखते हुए हमें अगले 5 साल का अपना एक मेंटेन करना पड़ेगा, और सरकार का बैलेंस होगा, मुझे भविष्य में ऐसा लगता है, क्योंकि सरकार बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है इन सब बातों में। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, और आप चाहो तो इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।